ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें हमारा तीसरा लेसन चल रहा था आपका, जिसका नाम वैद्युत रसायन है। उसकी ये 8वीं वीडियो है। इससे पहले जो 7वीं वीडियो कराई थी, जो आपने देखी होगी, तो उसमें हमने 7वीं वीडियो में हमने टॉपिक रखे थे कि हम फैराडे के नियम 7वीं वीडियो में ही कराएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो गया था क्योंकि उसमें हमने वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताया था, तो वीडियो लंबा हो गया था, तो इसलिए वो वहीं पर समाप्त करनी पड़ी थी, तो ये रह गया था टॉपिक। तो इसको इस वाली वीडियो में इसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने पहले देख लिया, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पीछे ये पिछली वीडियो का ही चित्र है, उसको मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ ताकि ये फैराडे का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपके, ठीक है। तो ये नियम पढ़ने से पहले आपको ये वाला चित्र थोड़ा सा समझना है कि वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि उसमें एक हमारा पात्र होता है, पात्र में हम एक विलयन लेते हैं। विलयन कौन सा लेते हैं? वैद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं, उसमें 2 छड़ें डाल देते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, और इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से जोड़ते हैं तो जो सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो एनोड का कार्य करता है, जो सिरा नेगेटिव से जुड़ा होता है वो कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। और जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो आयन वैद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, मुख्य रूप से आयन होते हैं। तो वो आयन गति करने लगते हैं, और गति कैसे करते हैं कि जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है, और ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव जाने के बाद में यहाँ पर ये क्रिया करके क्या होता है कि इस पर क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये इस पर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेने के बाद में सोडियम में अपचयन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? सोडियम आयन सोडियम में अपचयित हो जाता है, यानी इसका अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये सोडियम मुक्त होता है। यहाँ पर क्या होता है? सोडियम मुक्त होता है इस वाले कैथोड पर। ध्यान समझ लेना, कहाँ पर मुक्त हो रहा है? यहाँ पर सोडियम पदार्थ मुक्त हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जब इस वाले पे Cl नेगेटिव आया है, और Cl नेगेटिव पर क्या है? पहले से ही ऋण आवेश मौजूद है, यानी एक ऋणायन मौजूद है। ऋणायन का मतलब क्या है कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका क्या हो जाता है? यहाँ से ऑक्सीकरण हो जाता है। तो मतलब क्या है कि Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीकरण हो जाता है, एक Cl बनेगा। ऐसे यहाँ पर एक और परमाणु आ जाता है Cl का, तो ये Cl2 मिलकर बन जाता है। तो इस वाले यानी इस वाले इलेक्ट्रोड पर यानी कि एनोड पर क्या होता है? आपका क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और यहाँ पर सोडियम प्राप्त होता है। तो ये नियम अब देखिएगा, नियम को अभी हमने आपको समझा दिया कि इस वाले यानी कि ये क्या था? आपका एनोड था, और एनोड पर क्या चीज मिल रही थी? एनोड पर आपका क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी, और आपका कैथोड पर सोडियम मुक्त हो रहा था, यानी सोडियम प्राप्त हो रहा था। तो यानी कि अब ये हम इसमें जैसे धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो इसमें जैसे ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें ये Cl2 ज्यादा मिलेगी और यहाँ पर सोडियम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस पर ये जो पदार्थ है ये ज्यादा मिलेंगे, और इसमें कम धारा प्रवाहित करेंगे तो कम, और ये हम धारा ही बंद कर दें तो ना तो Cl2 मिलेगा ना ही सोडियम मिलेगा। तो मतलब क्या समझे? पहला नियम ये आपके 1832 में दिए गए थे। इनका क्या नाम था? माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। अब हम इनकी जो 2 नियम दिए थे, इनमें तो हम प्रथम नियम की हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है? देखिएगा, सिंपली आपका ये कहता है कि जैसे अभी मैं आपसे एक चीज नॉर्मली कहूँ, देखो आपसे पूछने जा रहा हूँ कुछ, कि जैसे इस इलेक्ट्रोड पर, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड पर ये जो Cl2 गैस मुक्त हो रही है, तो यदि हमें ये ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर इसमें धारा ज्यादा कर दो, क्योंकि ये धारा के कारण ही तो बह रही है। ऐसा समझो इसमें ज्यादा धारा प्रवाहित करूं तो क्या होगा? Cl2 गैस ज्यादा बनेगी, और मैं धीरे कम करता रहूँ, इसको धारा को बिल्कुल ही ना प्रवाहित करूँ, यानी कि उसको सेल से ना जोड़ूं, तो क्या Cl2 बनेगा? नहीं बनेगा। इधर सोडियम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सोडियम प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्या Cl2 प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो पदार्थ मिल रहा है, ये जो पदार्थ यहाँ पर मुक्त हो रहा है इलेक्ट्रोडों पर, किसके द्वारा हो रहा है? इस धारा के द्वारा। और धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब आवेश के द्वारा, क्योंकि धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? ये आवेश क्यू मैंने लिख दिया, तो मतलब क्या? आवेश। तो किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश पर निर्भर करती है। तो ये पहला नियम यही है कि किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में, ये क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में, किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ, यानी ये क्या है? मुक्त होने वाले पदार्थ
की मात्रा, ये जो मात्रा है इसकी वैद्युत धारा पर निर्भर करती है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है, इसके में समानुपाती होती है। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित होने वाले आवेश या इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, हमने मान लिया कि इस पर मुक्त होने वाले इस पदार्थ की मात्रा W है और ये किस बात पर निर्भर करेगी, Q पर। ठीक है, या तो I लिख लीजिए, I हम ऐसे नहीं लिखेंगे, I का मतलब देखो इस तरीके से कि ये हो गया। ठीक है, और माना कि ये जो धारा है T समय तक प्रवाहित की जाती है, तो Q बराबर क्या हो जाता है, आप पहले लिखोगे, जब इस चिन्ह को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बराबर आएगा और यहाँ पे Z आ जाएगा। जहाँ Z एक क्या है, जहाँ Z एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्लियर होगी बात, इस जेड को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बट हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा IT और ZIT, क्या हो जाएगा, ZIT, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये W कार्य में समझ लेना, ये है उस पदार्थ की मात्रा, ये क्या है आपकी, इस मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा, और ये है आवेश। आवेश बोले तो और T समय में धारा, T समय में धारा। ठीक है, आप कहोगे T जगह पर IT, आपने कहा है कि भाई धारा के समानुपाती होता है, लेकिन हमने Q क्यों लगाया है, Q का आपको उत्तर मिल गया होगा, इसलिए लगाया है। Q का मतलब ही क्या है, आवेश, और आवेश की जो प्रवाह दर होती है उसी को हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यही समझ में आ गई, ये Q आवेश और आवेश को हमने IT लिख दिया। हम जानते हैं Q बराबर IT होता है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा W बराबर Z, और Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये आ गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से Z यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा बनाएं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, I बराबर में 1 एम्पियर लूँ तथा T बराबर क्या ले लूँ, 1 सेकंड ले लूँ, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि ये चीज है, और ये क्या है, आपकी पदार्थ की मात्रा। तो आप कहोगे जब किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो जिस इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, वही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। क्लियर होगी बात, सिंपल सा है, इतनी परिभाषा, ये बस इतनी ही इसकी परिभाषा है। ठीक है, एक बार और यदि आप कहना चाहो तो इस तरीके से भी कह दीजिए, ऐसा है, ये बहुत प्यार से समझना है आपको। Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, हमें इसकी परिभाषा बनानी थी, तो हमने I बराबर 1 ले लिया, 1 एम्पियर की धारा, और T बराबर 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर की धारा T सेकंड तक हमने 1 सेकंड तक प्रवाहित की, तो जितना Z का मान आया वही W के बराबर होगा। W क्या है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। तो वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, जब उसमें या वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। या इसको और मोड़ की बोल सकते हो, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त हुए किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए उस पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है, मुक्त हुए पदार्थ की बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। तो इसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और इस इलेक्ट्रोड पर जितना, ऐसा समझिएगा कि हम इस अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करूं, तो इस इलेक्ट्रोड पर जितना Cl2 मुक्त होगा वही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। क्लियर होगी बात, सिंपल है, इससे ज्यादा और सिंपल नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ठीक है, इसका मैं रब करता हूं इसको, फिर दोबारा से दूसरा। अब हम इसके दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरे नियम को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने इतना समझा, इतना बनाया है, इसको चुटकियों में थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, हम द्वितीय नियम समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या लिए, विभिन्न वैद्युत अपघट्य लिए हैं, A B C, अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो I धारा यानी कि इन
तीनों में हमने समान धारा प्रवाहित की है और समान समय के लिए प्रवाहित की है। जैसे मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा और मैं 10 सेकंड के लिए प्रवाहित करूं इसमें, तो सभी के लिए बराबर बराबर समय के लिए प्रवाहित किया। नहीं, इसको भी 10 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड, इसमें 10 सेकंड, इसमें 5 एम्पीयर की प्रवाहित कर रहा हूं, इसमें भी। तो जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भारों के समानुपाती किस तरीके से होती है इसको समझो। तो जब हमने टी तक करेगा W1, जैसे पहले नियम ने यही तो कहा है W1 समानुपाती Q1, तो यहाँ पे 1 लगा दिया तो 1 लगा दिया। यदि यहाँ पे W1, क्यों पहला नियम ने ये कहा था, अभी हमने पढ़ाया था, तो सिंपल ये 1 लगाऊं तो यहाँ पे 1, ऐसे ही 2 लगाऊं 2, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह हटाया तो ये चीज आई थी, ये चीज लिख कर दी हमने W2 Z2 और W3 Z3, ठीक है। लेकिन Q की जगह पर हमने IT रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें समान धारा समान समय तक, समान धारा समान समय, समान धारा समान समय, तो IT। और जब मैं इसको W1 अपॉन W2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका Z1 IT अपॉन Z2 IT, ये इस IT कट जाएगा तो Z1 W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। तो सिंपली आपने क्या समझा कि ये देखिएगा, ये धारा पर निर्भर नहीं करेगा, फिर केवल उसके तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करेगा। और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कह दीजिए, और इसका ही जो Z बराबर आप लिख सकते हो E अपॉन 96,485, या इसको ही आप ऐसा भी लिख सकते हो E अपॉन 96,500। ये F यानी कि F जो होता है ना, F फैराडे नियतांक होता है, ये F फैराडे नियतांक, ठीक है। इसका यदि हम भाग कर देते हैं तो Z में, या ऐसा समझिएगा E जो होता है रासायनिक तुल्यांकी भार, तो ये तुल्यांकी जो भार होता है ये निकालने के लिए हम Z में मल्टीप्लाई FT कर देते हैं, और F का मान कितना होता है, ये निश्चित मान होता है। तो इसका मतलब ये है कि E, Z का मतलब E है, इसमें तो वो सिंपल सी बात है कि Z F का मान इसमें गुणा करूंगा इसमें करूंगा तो F से F कट जाएगा, तो इसीलिए हम इसको E1 अपॉन E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ Z1 W अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, Z इंटू F होता है। यदि मैं यहाँ पर F की मल्टीप्लाई इसमें करूँ, यानी F का मतलब क्या है, फैराडे नियतांक, ये F होता है आपका। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 96,485 होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 96,500 लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी सुविधा के लिए ये लगाऊं, इसकी मल्टीप्लाई उतने की ऊपर करूं नीचे करूं तो ये तो बराबर रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी, ये 5/6 लिख रहा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करूं, तो बात तो वही है, इससे 2 से 2 फिर कटेगा। तो इसीलिए इसको मैं ये बदल दिया मैंने। तो यही नियम है, आपको परिभाषा दिखाई दे रही होगी, क्या है अभी आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छी परिभाषा है। क्या कह रही है कि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकी भार या तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ये इसका नियम है, ठीक है। आई होप कि ये नियम आपका अच्छा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय।